अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन वुमेन्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल हॉकी कमेंटेटर हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, इसके अलावा फॉर्मर हॉकी प्लेयर भी रह चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं रियाजुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैमुना, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। इसी के साथ मैं इंट्रोडक्शन कराती चलूं अपने दूसरे गेस्ट का। हमारे साथ मौजूद हैं, स्काउट लीडर हैं, रेस्क्यू स्पेशलिस्ट हैं और इसके अलावा इंस्ट्रक्टर है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। इनका ताल्लुक जामिया कराची से है और हमारे साथ मौजूद हैं हमजा मुबीन। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हमजा? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं रियाज साहब कि आपका ये जो जर्नी है कितना अरसा हो गया आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मोमिना। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने दुनिया के हर इंसान में, क्योंकि ये आपके प्रोग्राम से रिलेट है, जी। तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने दुनिया के हर इंसान में कोई ना कोई एक ऐसी खूबी जरूर रखी है जो उसे दूसरों से मुमताज बनाती है। लेकिन इसके साथ ही मुझ समेत अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई एक ऐसी खामी भी रखी है जो उसे हमेशा खुद एहतसाबी कैफियत में रहने पर मजबूर करती है। लेकिन मोमिना, जो कामयाब लोग होते हैं उनकी कामयाबी का राज ये होता है कि वो अपनी जो खूबियां हैं उनसे अपनी खामियों को खत्म करके आगे निकल जाते हैं और फिर न सिर्फ अपना नाम पैदा करते हैं अपने खानदान वालों का, बल्कि अपने मुल्क का नाम जो है दुनिया में रोशन करते हैं। जहां तक मेरी जर्नी का ताल्लुक है, तो जब मैं छोटा था तो मेरे वाले साहब 9th या 10th में था, तो वाले साहब मुझसे ये कहा करते थे कि आपने जो है पूरी MSc करनी है, फिजिक्स में करनी है या केमिस्ट्री में करनी है। तो उन्हीं दिनों में हमारे घर के साथ ही एक ग्राउंड हुआ करता था हॉकी का, जहाँ हॉकी और क्रिकेट दोनों हुआ करते थे। तो आपको हॉकी अच्छी लगती थी? नहीं, मैं क्रिकेट का प्लेयर था। अच्छा। लेकिन हुआ ये कि जब हॉकी में मैंने खुद ही मेहनत शुरू की, मैंने वाले साहब से कहा कि जो लड़के हमारे, फला लड़का जो है वो KPT में लग गया, फला नेशनल बैंक में लग गया, फला उधर लग गया, सिर्फ मैट्रिक करने के बाद, मतलब उसको जॉब और कैरियर था स्पोर्ट्स में। तो मैंने कहा हम MSc या पता नहीं क्या क्या करेंगे, उसके बाद कहीं जाके जॉब मिलेगी। और मैं ये समझता हूँ, अब्बा से मैंने वाले साहब से कहा कि हमें जरूरत है कि भाई अगर मैं भी जॉब पे लग जाऊं तो अच्छा है, थोड़ा सा ऑब्वियसली घर का एक सर्कल चल जाता है, हो जाएगा। हाँ। तो बस वाले साहब से कह के चुप हो गया। बाकी मैं इंडिविजुअली मतलब मेहनत करता था रोजाना सुबह उठ के, और मैंने हॉकी खेलनी शुरू की। आप बिलीव करें कि मैंने मैट्रिक किया और मैट्रिक करने के साथ साथ मैं हॉकी का निस्बतन इतना अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन इतना प्लेयर बन गया कि मेरी जॉब जो थी पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड की टीम में लग गई। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी, मैंने पढ़ता रहा। अच्छा, अभी मुझे मतलब कुछ ही अरसा हुआ था, तो उसके बाद बैंक के ट्रायल हो रहे थे, वहां मैं गया, वहां मेरा सिलेक्शन हो गया बैंक की टीम में। क्रिकेट में? नहीं, हॉकी की टीम में। अच्छा। बेसिकली शुरू तो मैंने क्रिकेट की थी, लेकिन मैं हॉकी की बात बताऊं कि हॉकी में मैं इतना अच्छा खेलने लगा कि मेरा सिलेक्शन होता चला गया। नहीं, तो आपने क्रिकेट से हॉकी में स्विचिंग कैसे की? मैंने ये कैसे हुआ? आप क्रिकेट आपको पसंद था? ये ऐसे हुआ कि हुआ ये कि मैट्रिक में जब मैं था तो हमारे स्कूल का एक मैच हुआ दूसरे स्कूल से, तो उन्होंने कहा भाई जो हॉकी खेलना चाहते हैं वो आ जाएं, तो हम भी चले गए। अच्छा। वहाँ हमने मतलब ये कि छोटी मोटी हॉकी तो खेलते थे, वहाँ हमने 2 गोल कर दिए। हाँ। तो वहाँ हमें कप मिल गया, तो वो घर लेके आए मोहल्ले में, तो उस जमाने बड़ी बात हुआ करती थी। तो इससे मतलब ये मोटिवेशन हुआ, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर कुछ ही दिनों बाद मेरी जॉब जो है बैंक में लग गई। लेकिन उसके साथ साथ मैं फ्रीलांस जर्नलिज्म भी मैंने शुरू कर दी। अच्छा। और उसके साथ साथ मैंने जामिया मिलिया कॉलेज से BCom किया। उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी में गया, वहां से मैंने MA इकोनॉमिक्स किया। उसके बाद मैंने MA इंटरनेशनल रिलेशन किया, और उसके बाद LLB किया। कि आपके घर वालों का सपोर्ट आपके साथ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसलिए कि जब मेरी ये मतलब मेरे घर वालों ने देखा, मेरे वालिद और वालिदा ने जब ये देखा कि ये पढ़ भी रहा है और साथ साथ खेल भी रहा है, तो उन्होंने मुझको और मोटिवेट किया, उन्होंने मुझको एतमाद दिया। और फिर उसके साथ साथ मैं रेडियो पे मैंने प्रोग्राम भी शुरू कर दिए। और फिर ये हुआ कि शॉर्टली, क्योंकि वैसे तो बड़ी लंबी मतलब चीजें हैं, तो बैंक की टीम से भी खेलता रहा, लेकिन साथ साथ मैं फ्रीलांस जर्नलिज्म भी करता रहा। और मुख्तलिफ जो एक सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है उसके अखबार में मैं लिखता भी रहा। तो रेडियो पाकिस्तान से मैं प्रोग्राम भी करता रहा। मुख्तसर ये बॉटम लाइन ये कि कितना टाइम हो गया इसको? देखिए 92 में मैंने पहली मर्तबा यहाँ पे
चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट हुआ था कराची में। सही। तो मुनीर हुसैन मरहूम जो क्रिकेट के कमेंटेटर थे जिनको दुनिया जानती है, बिल्कुल, बिल्कुल। उर्दू क्रिकेट कमेंट्री के बानी, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यार तुम जो है कमेंट्री करो। तो उस जमाने में कमेंटेटर कोई डायरेक्ट उठ के नहीं चला जाता था कि किसी भी मतलब चैनल पे बैठ गया और कमेंटेटर हो गया, नहीं, कोई आम बंदा इस तरह कर भी नहीं सकता। तो उसमें एक इस्लामाबाद कमेंट्री करना इट्स आर्ट। इस्लामाबाद में एक बोर्ड बैठता था 3-4 आदमियों का, तो वो सिलेक्ट करते थे, हमारे कैसेट जाते थे। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, इनको चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है कराची में, इनको चांस दें, ये कर सकते हैं। तो पहला मैच मुझे इतना मुश्किल नाम थे, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी का मैच मिला। आपने पहला मैच उनके साथ खेला? पहला मैच कमेंट्री की मैंने। हॉकी तो मैंने फर्स्ट क्लास खेली। मैंने हॉकी मतलब जितने भी हमारे ओलंपियंस इंटरनेशनल है उन सब के साथ मुझे खेलने का एजाज हासिल है, जो बड़े बड़े नाम है, ओलंपियन इस्लाउद्दीन, ओलंपियन समीउल्लाह, हाँ, उनके साथ खेलने का मौका मिला। और मैंने साथ साथ कमेंट्री भी बड़े बड़े नामों के साथ अल्लाह की तरफ से की, फारूक मजहर के साथ, जाकिर सईद के साथ, मज़ाहिर बारी के साथ, इस्लाउद्दीन, समीउल्लाह, इन सारे लोगों के साथ मैंने कमेंट्री की। 92 में मैंने रेडियो से कमेंट्री इंटरनेशनली स्टार्ट की, 94 से पाकिस्तान टेलीविजन पे लोकल कमेंट्री, और 96 से मैंने इंटरनेशनली कमेंट्री की। और अब आपने क्रिकेट से स्विच किया हॉकी में, फिर हॉकी से आप डायरेक्ट जो है कमेंट्री पे आ गए, खेल के साथ साथ, मतलब खेल के साथ साथ, मतलब ये भी आपको शौक था साथ और लिखता भी रहा मैं। मैंने जैसे कहा एक बड़ा जो ग्रुप है, हाँ, उसके मतलब पेपर में लिखता रहा। मेरे तकरीबन अल्लाह के फजल करम से 1,500 के करीब आर्टिकल हैं स्पोर्ट्स पे। हालांकि मैं कमेंट्री हॉकी पे करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा आर्टिकल मेरे क्रिकेट में है। और उसके साथ साथ मैंने तकरीबन 100 से ज्यादा शख्सियात के इंटरव्यू किए हैं स्पोर्ट्स से मुतालिक, जिसमें इमरान खान, जावेद मियांदाद, जहांगीर खान, जानशेर खान, आमिर खान बॉक्सर, आप किसी का भी नाम लें, अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने सबके इंटरव्यू किए और वो रिकॉर्ड में मौजूद है। और हाल ही में मैंने पाकिस्तान की एक बड़ी ऑलराउंडर, बहुत ही अच्छी वीमेंस टीम की खिलाड़ी है निदा डार, उनका मैंने इंटरव्यू किया अभी पिछले हफ्ते। बिल्कुल जी, आप हमारे पाकिस्तान का फख्र हैं, और आप जो है इतनी देर से जो है इस फील्ड से मतलब रिलेटेड हैं, तो ऑब्वियसली आपको हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जी, आपके साथ हमारी टीम की सारी दुआएं आपके साथ हैं। तो हम जरा थोड़ा मुबीन से भी बात करेंगे। मुबीन, आप मुझे ये बताएं, हमजा मुबीन, ओके, हमजा मुबीन, ये मुझे बताएं कि आप जो है इस फील्ड में किस तरह से आए और आपको कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए? मैम बेसिकली काम की आपने बात करी, तो काम तो बस बचपन से ही शौक था कि घर में जब मैं बहुत छोटा था, गली मोहल्ले में, तो चरपाई भूनने वाले आते थे। अच्छा। तो वो किस तरीके से भून रहे हैं और साइंटिफिक तरीके देखता था, जजमेंट, और फिर खुद कोशिश करने की कोशिश करता था कि छोटी सी जो मतलब कुछ चारपाइयां वगैरह हो गए, बिल्कुल, बस अपनी जिंदगी जो है वो मसरूफियात रखना चाहता था घर में भी। अच्छा। कि मैं कुछ ना कुछ छोटे मोटा देखता रहूं, खुद करने की कोशिश कर। तो इसको तुम्हें करते हुए कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए? मैं बेसिकली ये काम देखते देखते आगे बढ़ता रहा। और मैं सोशल वर्कर भी हैं आप? बिल्कुल। और सोशल वर्किंग आप कब से कर रहे हैं? देखिए बेसिकली बचपन से ही मैं सोशल वर्किंग कर रहा हूँ। सबकी हेल्प करते थे? बिल्कुल, काम करने का बिल्कुल मुझे बचपन से ही शौक है। बेसिकली ये है, माशरे में जिस तरीके से मैं आया था, तो सबसे ज्यादा मैंने जो सबसे पहले ये देखा कि जो माशरे में थे, जो बच्चे यानी कि जो पढ़ नहीं लिख नहीं सकते थे, तो पहले तो मैंने अपनी खुद जब अपनी सिचुएशन देखी कि एजुकेशन को किस तरीके से यानी कि हम लोग अपनी जारी रखी और उसमें कितनी मसाइल आए, तो उसमें किस तरह से तुमने कंटिन्यू कैसे किया? मैं जब मैं पढ़ने के लिए जाता था तो शाम में छोटा मोटा फोटो स्टेट पे लग गया। अच्छा। उसके अलावा जो है वो इंस्टीट्यूट में जॉब करने लग गया। उसके अलावा जो है कहीं इदारे में काम करने लग गया। यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स हो रहे हैं, वहाँ ड्यूटी देने लग गया। यूनिवर्सिटी में कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ वॉलंटियरिंग मैंने खिदमत दे दी। स्काउट्स में वॉलंटियर ही है, तो स्काउट्स में अगर एक्स्ट्रा टाइम होता था तो स्काउट्स में चले जाता था। now you have done your MA. इस तरीके से जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MA कर लिया। इस तरीके से यानी कि सोशल वर्क वगैरह मैंने करता रहा। और जब मेरा इंटर हो गया तो फिर मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं बाकायदा सोशल वर्क पढ़ लूं, ताकि एक अच्छा समाजी कारकुन, समाजी रजाकार और सोशल साइंटिस्ट बन जाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डिवीजन से ग्रेजुएशन भी सोशल साइंटिस्ट में किया है और मास्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है सोशल साइंस में। ये एक कंप्लीट सेल्फ मेड बंदा है। देखिए सर, और मैं जब इसकी बातें मैंने सुनी अभी बैक स्टेज पे भी, तो मतलब ही इज अ हीरो ऑफ पाकिस्तान। देखें, इस तरह की जो शख्सियात हैं वो हमारे जो नए आने वाले नौजवान हैं उनके लिए एक मोटिवेशन का सबब बनती है, एक मिसाल बनती है।
और जो हमने इनकी ज़बानी सुना और इससे पहले भी जो हमें इनके मुतालिक मालूमात हैं, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने बड़ी जद्दोजहद की और साबित कदमी का इन्होंने मुजाहरा किया है। और सबसे देखें मैमुना, सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि मैंने जो एक चीज़ इनमें देखी जो बड़े लोगों में होती है, वो ये कि इन्होंने अपनी मतलब जो ऐसी चीज़ें थी जो आम लोग आम हालात में बताते नहीं है, वो इन्होंने बताई। तो ये मुझे लगता है कि अल्लाह ताला जो है इंशाल्लाह इनको जो एक और बड़े मकाम पे जाके फाइज करेगा। and he is a brave man, नो डाउट। और जो हमारे नौजवान जो नए आने वाले हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनको जो है इनको मिसाल बनाना चाहिए जिस तरह से ये कर रहे हैं। ये जो है हमारी जो पाकिस्तानी जो है सब के सब, ये उनके लिए एक मिसाल है जो हमारी यंग यूथ जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं। देखिए, मैं एजुकेशन से ज्यादातर वाबस्ता हूँ, तो एजुकेशन के बारे में मैं ये कहूंगा कि आपने अक्सर सुना होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, तो मैं एक सवाल भी आपसे करना चाहता हूँ। तो छोटे बच्चों से क्या सवाल होता है? आप पढ़ लिख के क्या बनोगे? बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर। हाँ। और क्या बनोगे? इंजीनियर। और क्या बनोगे? मतलब इसी तरह की बातें बोली। कोई टीचर बोलता है, कोई पायलट बोलता है। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि अगर इस पूरे माशरे में जो इतने मसाइल और सामाजिक मसाइल पैदा हुए ना, उसकी मेरी नजर में और मेरी रिसर्च की नजर में और मेरी मास्टर में जो मैंने तजुर्बा हासिल किया तालीम का, उसकी नजर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस माशरे में अगर बाकायदा सोशल साइंटिस्ट बनना शुरू हो जाएंगे और सोशल साइंटिस्ट अगर वर्क करना शुरू हो जाएंगे माशरे में, तो ये माशरा ना सिर्फ महंगाई, ना सिर्फ गुर्बत, ना सिर्फ बेरोजगारी, ना सिर्फ बेमानी, हर तरह से जो है वो पाक हो जाएगा और ये माशरा कारामद हो जाएगा। और इसी से जो है वो बुनियादी तौर पे इनकी अच्छा मोमिना, मैं इनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। देखें मतलब अच्छा नहीं लगता ऐसी बात करते हुए, सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन हमारे माशरे की इखलाकी अक़दार जो है वो क्लैप्स करती जा रही हैं। सही, और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आपको उसका रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है और बहुत सी चीजें इससे बाहर नहीं है। हाँ। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हम जो है हमारे बच्चों को जो तालीम मिल रही है वो तो अपनी जगह मिल रही है। माँ बाप जो है अपनी जिम्मेदारी शिफ्ट करते हैं स्कूल या कॉलेज वालों के टीचर्स पे करते हैं। टीचर ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सब कुछ बच्चा जो है घर में सीखेगा, लेकिन घर और स्कूल या कॉलेज के दरमियान जो उसका टाइम स्पेंड होता है, चाहे वो 5 या 10 मिनट का हो, उसमें ही वो वक्त होता है जिसमें या तो बच्चा उन चीजों से अच्छा सीख के अच्छा बन जाता है या बुरा बन जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आजकल के जो वक्त की सबसे अहम जरूरत है, जो की टू द हार्ट ऑफ एवरीथिंग है, वो ये है कि हम अपने बच्चों को टॉलरेंस सिखाएं, ठीक है ना, उनको जो है टाइम दें, उनको थोड़ा सा टाइम दें, पेशेंस मतलब ये कि उनमें पैदा करें। तो जिन बच्चों में थोड़ा सा ठहराव होगा, समझने की वो कोशिश की, उनको समझने की सलाहियत होगी। और बेसिक तो यही है कि देखें, हम जो शिफ्ट करते हैं ना कि ये स्कूल वाले सिखाएंगे, स्कूल वाले आजकल का जो माहौल है, आपको लगता है कि इस तरह की कोई चीज हो सकती है? क्योंकि पेरेंट्स, मैं समझती हूँ अगर घर में पेरेंट्स ये चीज सिखा रहे हैं आपको, स्कूल में जाके बच्चे के किसी के साथ झगड़ा हो जाता है या कुछ हो जाता है, वहां पे अगर वो मार खा के आ जाता है तो तब भी घर वाले माफ नहीं करते, तुमने मार खा ली। मतलब ये बातें मैं समझती हूँ हम लोग ही सिखाते हैं। तुमने उससे मार खा ली, तुमने उसको मारा क्यों नहीं? दिस इज द वे। You are absolutely right. Sorry to cut you. You are absolutely right. It's okay. You can continue. तो बात ये है कि देखें, हमें जो है ना मतलब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहिए। गो के हमारे आपके पास टाइम नहीं है, माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन बच्चा जो है ना जब वो उसको वैक्यूम मतलब एक क्रिएट होता है ना, तो वो दूसरी जगह फिर इन्वॉल्व हो जाता है। अगर वो शाम को 1 घंटे के लिए बाहर निकलेगा ना, अगर उसको अपने घर में अट्रैक्शन नजर नहीं आएगी, शफकत नजर नहीं आएगी, मोहब्बत नजर नहीं आएगी, तो वो जो है फिर बाहर से नेगेटिव चीजें जल्दी कैच करता है, पॉजिटिव चीजें नहीं करता। और देखिए हमारा माशरे में इतनी खराबियां हैं कि बच्चे को आप अगर आप 1 घंटे के लिए बाहर भेजें ना अकेले, तो वो मतलब आप मतलब ये समझ लें कि एक अच्छी चीज तो बहुत ही कम निकल के आती है। That's what I want to say कि आजकल का जो दौर चल रहा है, you can't stop your child. बिल्कुल, आपको माननी पड़ती है क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप ना मान के देखें। जी बिल्कुल। मतलब इतनी अग्रेसिव हो चुके हैं बच्चे, उनके अंदर टॉलरेंस नहीं है। अब वो मैं समझती हूँ कि घर से ही उनको वो चीज नहीं मिली है। अच्छा देखें, आप भी दुनिया भर में गई होंगी, हमें भी अल्लाह ताला ने बड़ा मौके दिए हैं दुनिया भर में जाने के। मतलब ये कमोबेश दुनिया के अक्सर ममालिक में जा चुके हैं। मैं एशियन गेम्स में गया था जापान 94 में। मैं और भी दुनिया में गई, यूरोप गया हूँ, इंग्लैंड गया हूँ। अभी 2017-19 का वर्ल्ड कप मैंने वहाँ कवर किया है इंग्लैंड में। अभी दुबई गया था मैं, 2021 का ICC वर्ल्ड कप था, मैं वहां मौजूद था। जापान के एशियन गेम्स से गया था 94 में। आप बिलीव करें कि मैं वहां जाके मेरी साइकी चेंज हो गई।
इतने बाअदब लोग हैं, इतने बाइखलाक लोग हैं। और वहां पे मैंने वो जब उनसे बात हुई करप्शन की, तो वो कहते हैं कि है क्या, उनका सिस्टम ऐसा है कि वहां पे करप्शन की गुंजाइश ही नहीं है, एक चीज। और दूसरी चीज, वहां पे 10 साल तक का जो बच्चा होता है ना, उसको 2+2+4 नहीं सिखाते, ABCD नहीं सिखाते, उसको सिर्फ इखलाकियात और सिविक सेंस सिखाते हैं, इखलाकियात और सिविक सेंस। तो मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पे कौमी इदारे हैं या हमारा जो कुछ एजुकेशन का सिस्टम है जो इस पूरे निज़ाम को संभाल रहे हैं, मेरी उनसे मतलब ये कि गुजारिश है कि आपके चैनल की तवज्जो से कि कम से कम मतलब ये कि आप 10 साल तक की उम्र ना करें, कम से कम 8 साल तक के बच्चे को इखलाकियात और सिविक सेंस सुनाएं। बताए वहां पे मैंने देखा कि बच्चों को बाकायदा ये चीजें जो है ये स्कूल्स में होनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट आजकल क्या होता है 3 साल के बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है। बिल्कुल, Am I right? ऐसे ही। और 4 साल तक आप ये कह रही हैं मतलब कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो पैदाइश से पहले ही एडमिशन हो जाता है वहां पे। That's true कि उसके बच्चा पैदा भी नहीं होता तो उसका एडमिशन होना होता है। और अगर आप नहीं करवाते, बच्चा 2 साल का हो गया, आपका एडमिशन नहीं होता वहाँ। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि 3 साल के बच्चे पे बैग लाद दिया जाता है। अब आप देखें क्या वो उस बच्चे के अंदर एग्रेसिवनेस नहीं आएगी तो क्या आएगा। अभी मुबीन आप कुछ कहना चाह रहे थे। हमजा। बिल्कुल, मैं इसमें बच्चों के बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी बच्चों के बारे में सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वालिदैन को और फैमिली मेंबर को बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए। नॉट वालिदैन बने, नॉट फादर बने, नॉट अम्मी अब्बू बने। उसकी वजह ये है कि बच्चे जो है ना, जो यूथ है हमारी, बिल्कुल यहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। मुझे ब्रेक पे जाना है व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं वापस और इस वक्त हम बैठे हैं हमजा, मुबीन और रियाजुद्दीन साहब के साथ और बड़ी अच्छी चिटचैट चल रही है। मुझे ये बताएं, मुझे पता चला है आपकी एक बुक भी आपने लिखी है, देख लें। जी बिल्कुल, कहाँ से पता चला आपको? हमारे बहुत सारे जराए हैं। बिल्कुल, वो स्पोर्ट्स प्रोग्राम करते हैं हमारे साथी, शायद उन्होंने बताया होगा। जी बिल्कुल, मैंने मतलब हॉकी प्राइमर के नाम से मैंने बुक लिखी है। उसमें मैंने स्टैटिस्टिक दी है, अच्छा, और हॉकी की टेक्निकल चीजें दी हैं, और जितने भी फॉर्मर आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स और कप्तान जो हमारे पाकिस्तान से मुतालिक थे, उनकी बायोग्राफी और उनकी जो रिकॉर्ड था वो मैंने उसमें दिए हैं। उसमें कुछ मैंने तस्वीर भी अपनी जो इंटरनेशनली मेरा जो एक्सपोजर है, मेरा थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है या छोटी मोटी जो एक्सपर्टीज है उसका भी मेरा जिक्र है उसमें। थोड़ा बहुत तो नहीं है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं, मोहब्बत आपकी, थैंक यू वेरी मच। तो उसमें असल में ये किताब मैंने यूं लिखी कि मैं जब हॉकी खेलता था तो उस वक्त मतलब हमें कोई चीज़ मिलती नहीं थी कि हम किस तरह से मतलब हॉकी में टेक्निकल एक्सपर्टीज हासिल करें। ये कब की बात कर रहे हैं? ये बात है मतलब जब मैं 80s में हॉकी खेलता था या 90s में। तो मैं मतलब इंग्लैंड गया पहली मरतबा, बहुत छोटी उम्र में गया था, 86 में, फिर 88, 90, फिर 94, अभी भी 2-3 मरतबा गया। तो मैंने वहाँ पे लेस्टर शायर थी, वहाँ पे एक क्लब था, रोजाना जाके खड़ा होता था। तो वहाँ में हॉकी होती थी, सिख भी होते थे, और जो सब कॉन्टिनेंट का आपके जहन में तस्वर होगा वो सब मिक्स खेलते थे, कुछ ब्लैक कुछ काले। तो मुझे बड़ा वो हुआ, फिर मैंने मतलब ये कि खैर मेरी उनसे इंटरेक्शन हो गई सारी। तो वहाँ पे मतलब आपकी दोस्ती हो गई। फिर मैंने वहाँ जो उनका सिस्टम में जब गया और थोड़ा सा मेरे ताल्लुकात बढ़े, तो मैंने मतलब वहाँ सीखा उनसे पूरी कोचिंग का जो तरीक़ाकार है, उनकी बाकायदा कोचिंग कोर्सेज भी होते थे। तो वो मैंने मतलब ये कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैंने कोचिंग वहाँ उन लोगों को देख के आपका दिल किया कि मैं इसको लिखूं। कोचिंग, हाँ, तो वो मैंने फिर आपने बुक लिखी। जी, तो उससे फिर मेरे जहन में हमेशा ये था कि यार वो बच्चे जो बेचारे मतलब जिनको कोचेस दस्तयाब नहीं होते हैं, तो वो फिर क्या करें। तो मैंने फिर मतलब ये कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वो किताब, लेकिन काफी अरसा लग गया। मैंने किताब तो तैयार कर ली, पहले तो उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा था क्या लिखूं। फिर अपने बुजुर्गों से, बड़ों से जो कनेक्टेड लोग हैं इससे, उनसे मैंने पूछा। बहरहाल तय हुआ कि हॉकी प्राइमर इन द 21st सेंचुरी, वो उसका मैंने नाम रखा। और उसमें जैसे मैंने आपको बताया, उसमें सारी टेक्निकल चीजें हैं, कोचिंग की चीजें हैं, फॉर्मर प्लेयर्स का भी मैंने उसमें जिक्र किया है। इसी तरह से और सारी चीजें मैंने लिखी। फिर जी मैंने वो किताब फिर मैंने लिखी, और न सिर्फ मैंने किताब लिखी बल्कि
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तहत जो एक जूनियर चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें पूरे शहरों की मतलब टीमें आई थी, वो किताब मैंने मतलब मुफ्त उनको फराहम की। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के उस वक्त सेक्रेटरी, जो आज भी सेक्रेटरी हैं, ओलंपियन आसिफ बाजवा, उनके हाथों से, ओलंपियन इस्लाउद्दीन के हाथों से, ओलंपियन समीउल्लाह के हाथों से, खुद मैंने भी वो किताबें बांटी। और आज वो प्लेयर जो जिनको वो किताबें दी थी, आज जो पाकिस्तान की टीम है उनके घरों पे भी, और जो जूनियर प्लेयर हैं वो उनके पास भी वो किताब है, मौजूद है। तो एक तो ये हुआ। फिर मेरी हॉकी की जो किताब थी, इसकी जो लॉन्चिंग सेरेमनी हुई थी, वो बड़ा दिलचस्प वाकया है कि चूंकि मैं कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, अच्छा। तो एक एग्जीबिशन मैच हो रहा था वहाँ पे, तो पीरजादा कासिम साहब जो कि वाइस चांसलर थे, वो वहाँ पे आए हुए थे, तो हम लोग हाथ मिला रहे थे, तो उन्होंने मुझे देखा तो थोड़ा सा उन्हें एहसास हुआ कि यूनिवर्सिटी के हैं, चूंकि हम लोग जिम में इधर उधर, तो ऐसी उनसे मतलब बात हुई, तो मैंने खुद उनसे ये कहा कि मैंने सर एक किताब लिखी है हॉकी प्राइमर, और उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी आने वाली, किताब तकरीबन तैयार है, तो मैं आपको चाहूंगा कि चूंकि मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, तो आप उसके चीफ गेस्ट होंगे। तो उन्होंने कहा यार वो चीफ गेस्ट तो खैर मैं होऊंगा नहीं होऊंगा, मुझे टाइम मिले नहीं मिले, लेकिन ये तकरीब जो है कराची यूनिवर्सिटी जो है करेगी और यहाँ वहाँ होगी। तो कराची यूनिवर्सिटी का जो इस्लामिक सेंटर है, वहाँ पे मेरी किताब की तकरीब रुनमाई हुई थी, और 400-500 स्टूडेंट थे वहाँ पे, और पीरजादा कासिम साहब ने मेरी रिक्वेस्ट कबूल की, वो वहाँ मेहमान खुसूसी थे, और बहुत सारे गेस्ट थे। और जो इस वक्त वाइस चांसलर हैं इराकी साहब, उन्होंने जो है पूरा मुझको एकोमोडेट और फैसिलिटेट किया था। अच्छा, अब उसके बाद मैंने एक और किताब तकरीबन तैयार कर ली है, उसका नाम है दी जर्नी ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। लेकिन इस किताब में मैंने ये किया है कि जितने भी हमारे फॉरेनर प्लेयर्स हैं, चाहे वो इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, और जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं, अभी हो गई है या होगी? नहीं, उसकी ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई, वो किताब तकरीबन तैयार है, लेकिन आपको पता है कि जो हम लोगों के मसाइल हैं, सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं, इतना बिजी लाइफ का शेड्यूल चल रहा है, हाँ, करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ लेते हैं, तो वो किताब जो है तकरीबन तैयार है, सिर्फ उसको मैंने फाइनल टचेस मतलब टचिंग देनी है, लेकिन अभी तक वो, लेकिन उसमें मैं ये बता रहा था आपको कि उसमें एक तो मैंने कोचिंग की टेक्निकल चीजें रखी हैं, इसमें इस किताब में तो मैंने जो मेरी ये थी हॉकी प्राइमर इन द 21st सेंचुरी, इसमें तो हमारे पाकिस्तानी आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स और कैप्टन्स की मैंने बायोग्राफी और उनकी स्टैटिस्टिक दी थी। लेकिन ये जो किताब है, इसमें जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं हमारे, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, बेल्जियम के, उनके जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं और उनके जो कैप्टन हैं, उनकी मतलब उसमें मैंने पूरी बायोग्राफी और उनके रिकॉर्ड दिए हैं, और जितने भी अभी तक जो ओलंपिक, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी सब हुई है, उसका उसमें मैंने रिकॉर्ड दिया। तो आप भी दुआ करें, और हमारे हमजा भाई भी दुआ करेंगे, और हमारे सुनने वाले हैं वो भी दुआ करेंगे, वो किताब जो है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और हमजा, मुझे ये बताएं कि आपने ये स्काउट लीडरशिप में रहकर कितने कोर्सेज किए? मैम तकरीबन कोर्सेज तो मैंने तकरीबन 10 साल हो गए स्काउट से वाबस्ता हूँ। PIA में हमदम किया, इस्तकलाल किया, प्रोफेंसी बैच किया, फिर सिंधवा स्काउट एसोसिएशन की तरफ से जो है वो स्काउट लीडर का कोर्स हुआ, स्काउट सेक्शन का, तो वो मैंने किया। उसके अलावा फेडरल सिविल डिफेंस वफाक की तरफ से रेस्क्यू स्पेशलिस्ट इंस्ट्रक्टर का कोर्स हो रहा था, तो वो मैंने किया, और बहुत ज्यादा मैम, बहुत यानी कि टफ था, बहुत टफ था। क्या उसमें क्या करते थे आप? प्रैक्टिकल बहुत थे मैम, बहुत भारी जो प्रैक्टिकल्स में क्या कराते थे मैम? मलबा वगैरह जो पड़ा हुआ है उसको किस तरीके से उठाना है, मतलब अगर कोई बिल्डिंग गिर जाती है, बिल्कुल, तो उनमें उसके अंदर से लोगों को कैसे बाहर निकालना है? मैम देखें, बिल्डिंग जैसे गिर जाती है तो उसके आसपास गलियां होती हैं बहुत छोटी, बिल्कुल, ज्यादातर ऐसी कंडीशन मैंने देखी है, जितनी वाकयात हुए, मलिक जाफर तैयार में बिल्डिंग गिरी, लियारी में बिल्डिंग गिरी, उसके अलावा गोलीमार में बिल्डिंग गिरी, उसके अलावा मुख्तलिफ कोरंगी में बिल्डिंग गिरी, तो एट दैट टाइम ही वाज देयर। बिल्कुल, मैं रवाना होता हूँ, बाकायदा पूरी टीम यूनिवर्सिटी की स्काउट की टीम तो किस तरह से, मतलब इतना बड़ा दिल का कहाँ से लाते हो कि जख्मी लोगों को, या अल्लाह माफ करे कुछ की डेथ भी हो जाती है? मैम देखें, गोया एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना। जब वालिदैन ने मुझे इतनी मेहनत करके इस चीज को पढ़ाया, तो उस पढ़ने का क्या फायदा कि अगर मैं किसी दूसरे की मदद ना करूं। जब कोई ऐसा वाकयात और हादसात हो जाते हैं, जैसे इमारत गिर गई है, तो आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि किस तरीके से निकाला जाता है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जो सिविल डिफेंस में पढ़ा,
उसमें हमने ये यानी कि सीखा कि ट्राइपॉड के जरिए जो है खुशदार मशीन बनाते हैं हम लोग। मतलब ये कि जैसे अब छोटी गलियां हैं तो वहां पे क्रेनों का आना नामुमकिन होता है। अब जो मलबा है भारी भारी उसको हाथ से उठाना भी नामुमकिन है। तो रोप की मदद से ट्राइपॉड बना दिया, 3 डंडे नॉट्स लगा के उनको ट्राइपॉड बनाया। खुशदार मशीन लगाई, ट्रैकर, यूं डोरी हमने खींचा, भले 1.5 मन हो आसानी मलबा उड़ जाता है। और जैसे आपने देखा मलिर जाफर तैयार में जब ये बिल्डिंग गिरी थी और ये लियारी में, तो मैं यानी कि इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, तो वहां पे चारों तरफ हजूम लग गया। तो जो रेस्क्यू के इदारे थे, फायर ब्रिगेड थी, एम्बुलेंस थी, आग भी लग जाती है बाज़ औक़ात, तो जिस तरीके से जैसे मुख्तलिफ हादसात हो जाते हैं, तो वहां पे मैं इमरजेंसी रिस्पांस इस तरीके से करता हूँ कि वहां पे पब्लिक जो है वो चारों तरफ से आ जाती है, तिहार में ले लेती है। और उस वक्त किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि वर्क क्या करना है। सबसे पहला कदम जो है उठाना क्या है, ये ऑब्वियसली आम लोगों को कैसे पता चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं जब वहां पे जाता हूँ तो इमारत ज्यादातर गिरी है, उसमें वर्क किया है, तो मैं उनको ऐसे बताता हूँ कि जैसे मलबा है और पूरी पब्लिक है, एक ब्लॉक उठाया मैंने, अपने सेकंड पास किया पर्सन को, उसने थर्ड को पास किया, इस तरीके से चेन बनती जाती है और पब्लिक खुद भी खुश होती है और इस तरीके से बिल्कुल। अब दूसरे इदारे जो हैं वो उस वक्त बर वक्त नहीं पहुंचे हुए होते हैं। अब इस तरीके से वर्क हम लोग कर लेते हैं तो जल्दी जल्दी जो है वो मलबा हट जाता है और फौरी तौर पे अगर अंदर कोई मौजूद होता है तो इस तरीके से हम लोगों ने जान बचाई। नॉर्थ कराची में जो बॉयलर हुआ था, इसमें बकरी तक मैम दबी हुई थी, उस तक को इसी तरीके से हम लोगों ने मतलब वो सही थी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने तुमने इस तरह के वाकयात देखे? मैम डेड बॉडीज निकाली हैं कभी? डेड बॉडी जी मैम, मलिर तैयारा हादसा हुआ था तो उसकी फौरी बाद गया था मैं, वहां पे तकरीबन जो डेड बॉडी थी मैम, इस तरीके से मैंने पकड़ा, यूं बोटी हाथ में आ गई, बिल्कुल सर्द कोयला मैम, अल्लाह माफ करे। पूरा यूनिफॉर्म जल गया था मैम, मेरा पूरा यूनिफॉर्म जल गया था, बहुत ज्यादा हीटअप थी मैम, पास नहीं जाया जा रहा था। लेकिन तुम गए थे अंदर? बिल्कुल मैं अंदर था वहीं। पिक्चर इतना बड़ा दिल कहाँ से आ गया? तुम्हारी एज अभी बहुत छोटी है और इतनी छोटी उम्र में कोई ऐसा काम रह गया है जो तुमने नहीं किया है या नहीं करना चाहते हो? तो मैम बस मुझे ये है कि अगर कोई एक इंसान भी, कोई एक शहरी भी, इतना बड़ा और इतना प्यारा दिल तुम्हारा अल्लाह ने बना दिया है कि मतलब आम लोगों की ये बंदा मदद करने पहुंच जाता है। मैम मेरे इर्द गिर्द जो माशरा है वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है, बहुत अप्रिशिएट करता है और इस तरीके से हौसला आता है। शेखुल जामिया डॉक्टर खालिद महमूद इराकी साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। उन्होंने मेडल अवार्ड मुझे दिया, गोल्ड मेडल का। उसके अलावा सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन के सूबाई सेक्रेटरी हैं सैयद अख्तर मीर साहब, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। स्टूडेंट एडवाइजर हैं डॉक्टर सैयद आसिम अली, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत मॉरली सपोर्ट किया। और स्पेशली मेरे वालिदैन और भाई बहन, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी 3 साल की बहन है। अच्छा। तो जब ये कोविड की सूरत हाल हुई तो इसमें हम लोगों ने किया है कि जितने भी फलाई इदारे थे उनसे हमने बोला भाई हमें राशन चाहिए, हमें चाहिए। सही। उन्हें मैंने ये नहीं बोला कि मैं नीडेड पर्सन को देना चाहता हूँ, मैंने बोला मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर खाने को नहीं है, आप काइंडली प्लीज मुझे राशन दे दें। तो आई एम रियली 1.5 साल हो गए, सिवाय एक इदारे के सैलानी किसी ने राशन नहीं दिया। जितने नंबर्स वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया, सबसे मैं गया, सबके ऑफिस गया, मैंने बोला मुझे एक राशन चाहिए, बोला आप नाम एड्रेस लिखवा दें, घर पहुंचेगा, नहीं मिला। फिर मैंने क्या किया कि मैंने तमाम सोशल साइंटिस्ट के जितने भी यूनिवर्सिटी में टीचर हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स लॉबी के, उन तमाम को मैंने मैसेज दिया, मैंने बोला आपको अगर किसी नीडेड पर्सन की मदद करनी, क्योंकि पूरे कराची में लग चुका है कर्फ्यू, तो मैं बाकायदा बाइक पे बैठा था, यूनिफॉर्म पहना, राशन रखा है, पैसे रखे हो, यू नीडेड पर्सन को जा जाके दिया। यार साहब बहुत बड़े दिल की बात है। मैं ये समझता हूँ कि आज के इस दौर में जैसा कि नफ्सा नफ्सी का आलम है, बहुत आप यकीन करें, हम एक घर में रहने वाले जो लोग होते हैं वो वीकेंड्स पे मिलते हैं। जी बिल्कुल। जब वीकेंड होता है तो घर में खाना इकट्ठे खाते हैं, तब पता चलता है ये सारे हमारे घर वाले हैं। भाई ये वो दौर चल रहा है। ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आप मतलब ऐसे हालात हैं कि अगर मेरी किसी की गाड़ी का पंचर हो जाए और मैं जा रहा हूँ तो मैं कहूँगा यार थोड़ा सा स्पीड साइड से करके निकाल लो, कहीं ऐसा ना हो कि इस गर्मी में जो है फंस जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने जो मतलब हमारा जो जहन है इसको नेगेटिव से पॉजिटिव माइंड की तरफ लाना चाहिए, और जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव होंगे तो हमारे देखिए इंडिविजुअल कैपेसिटी में हर एक को करना होगा। मुझे आई एम सॉरी आई इंटरप्टेड यू, मुझे इसकी बात बहुत अच्छी लगी
he said कि मुझे सब बहुत सपोर्ट जी, करते हैं। ये जी। पहला बंदा है जो बोल रहा है कि इसको मतलब Support. आसपास के लोग सपोर्ट करते हैं। इससे ही मतलब जाहिर होता है ये बंदा अपने काम से काम रखता है और ये पॉजिटिव है। अच्छा देखें, इसमें एक बात मैं आपको बताऊं, मिनल हैसियत कौम, हाँ, हम देखें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी चीज़ें दी हैं और हमें उस पर फ़ख्र भी करना पाकिस्तान चाहिए। बहुत खूबसूरत बहुत मुल्क है। खूबसूरत है। और पाकिस्तान जब आप बाहर जाते हैं तो अपने मुल्क की जो हैसियत और बिल्कुल, अहमियत का एहसास आपको होता है एहसास आपको। होता है। लेकिन उसके साथ साथ सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बदकिस्मती ये है कि माशरे में ऐसी भी चीज़ें हैं कि जिनकी मिसाल देते हुए आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाज़ बड़ी काबिल फ़ख्र मिसालें। आप ये देखें कि जो एक ज़लज़ला आया था, आई एम नॉट श्योर बट मे बी आई थिंक राइट कि 2005 या 6 में 2008 में आया था। 2008 में ज़लज़ला आया था हाँ जी, कश्मीर में। जी, आप देखें कि पूरे शहरों से लोग वहाँ पे मतलब इमदाद के लिए चले गए थे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इमदाद के लिए तो चले गए थे और सबने इमदाद भी की थी। ज़्यादातर लोग तो 90% लोग तो ऐसे थे, लेकिन उसके साथ साथ 10% या 5% लोग ऐसे भी थे जो बेचारी मतलब सोने खवातीन के उससे जो है सोने की चूड़ियाँ और वो उतार रहे थे। ये हुआ था तो वहाँ। ये भी हुआ था। लेकिन मैं ये बहुत। समझता हूँ कि इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि हमारे जो लोग हैं, अगर कोई क्राइसिस आता है, कोई डैमेज आता है, जैसे कि तैयारा गिरा, सब लोग पहुंच गए, सब एक दूसरे की मदद करें। बिल्कुल। जैसे इन्होंने कहा कि जी एक ब्लॉक उठा के चेन बना के दे रहे हैं। एंड दैट्स इसी वेरी तरह गुड, यू नो, जो दे- साथ देखें- में लोग होते हैं उनको भी ये फील होता है कि हम मदद कर रहे हैं। अच्छा, अल्लाह का शुक्र ये है कि हम जिंदा कौम हैं। हाँ, और जब इस तरह के मराहिल आते हैं तो हम सब खड़े हो जाते हैं एक बिल्कुल दूसरे ऐसे की ही। मदद के लिए। हाँ, और आप देखें जब जब मतलब कोई क्राइसिस आए हैं या इस तरह की चीज हुई है, तो मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी मिसाल वही थी जो आपने कहा 2008 का ज़लज़ला था। बिल्कुल। वो एक एग्जाम्पल सेट किया था हमने। पूरा और वो एबटाबाद बर्बाद हो गया अच्छा, था। अभी जो कोरोना आया था, आप देखें कि हमारे मुखय्यर हजरात या इदारे कितना मतलब वो मोटिवेट हुए थे। मतलब इस तरह के भी वाकयात थे जो ये कह रहे हैं। हाँ लेकिन जी, ये कि बिल्कुल। 99% मैंने ये देखा था कि लोग हमजा, जो है आप कुछ बोल रहे हैं? खामोशी से बोलें। मतलब इमदाद किया मैं करते थे। ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पब्लिक है, वेनस एचडी टीवी के तवज्जुह से और मोमिना बतूल मैम आपके तवज्जुह से मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी पब्लिक है हाँ, और इस चैनल को देखने वाले हैं, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर किसी मदद करना चाहते हैं ना, तो किसी दूसरे इदारे को ना दें, हमारे सही। किसी दूसरे इदारे को चीजें ना दें। हाँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि जो आप चीजें दे रहे होते हैं, गरीब को लेने के लिए कमर टूट जाती है लेकिन उसको मिलता नहीं है। अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई नीडेड पर्सन नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। यकीनन आपके फैमिली मेंबर में कुछ ऐसे जानने वाले होंगे जो आसपास जो हैं वो नीडेड पर्सन होंगे। हाँ, उनके जरिए आप अपने नीडेड पर्सन की अगर हेल्प करने लग जाएंगे, हाँ, तो यकीनन ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। सही। बहैसियत सोशल वर्कर में ये कहना चाहता हूँ, सजेशन लेना चाहता हूँ कि सही। जो इदारे वगैरह होते हैं उनको अगर ना दिया जाए तो बहुत ज्यादा और बढ़िया मैं इनकी होगा। बात को मजीद आगे बढ़ाऊंगा कि हमें इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर हर इंसान अपने अपने तौर पे नेगेटिविटी को खत्म करे और पॉजिटिविटी की This तरफ is the आए main और हर thing. चीज का रोशन पहलू देखे, सही कह रहे तो हैं मैं ये समझता हूँ कि हमारे माशरे में बड़ी अच्छी तब्दीलियां आ सकती हैं। बिल्कुल ऐसे और है। हम पाकिस्तान ने जो मतलब बाज़ शोबों में बड़ी तरक्की की है और दुनिया में हम जब बाहर जाते हैं हाँ। तो बड़ा हमारे सर जो है फख्र से बुलंद हो जाते हैं। और हमने मतलब एक बहुत सारे शोबों में बड़ी तरक्की की है और दुनिया में पाकिस्तान का सब जलाली पर्सन बुलंद किया है, इसमें बिल्कुल तो कोई ऐसे शक नहीं है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये कि बाज़ छोटे छोटे वाकयात ऐसे हो जाते हैं जो बाज़ अगर पूरी नेशन के मतलब किरदार पे हावी हो जाते हैं, देखिए, उससे हमें बचना वो चाहिए। एक चीज होती है जहाँ पे कुछ अच्छा होता है वहाँ पे वाह। बुरा भी होता है, तो ये एक माइनर सी चीज है। ये यहाँ पे भी हो रहा है अगर, तो ये बाकी मुल्कों में भी होता अच्छा, है। उसकी पता है क्या एक वजह, ये आज से अगर ये 20 साल पहले चीजें हो रही होती ना थी तो इतना ज्यादा पता नहीं चलता था। लेकिन जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया तो है। आपकी एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव चीज जो है दुनिया भर में एक लम्हे में फ्लैश हो जाती है। बिल्कुल ऐसे अब है। लोग जो है वो लोगों का काम होता है कि उसको वो पॉजिटिव अंदाज में लेते हैं। यहीं से मीडिया की बात से हम कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं हमजा मुबीन और रियाजुद्दीन साहब। और इतनी अच्छी और इतनी मजे की इनके साथ चर्चा चल रही है। मुझे हमजा ये बताएं कि आपको पता है कि एक्सीडेंट्स में कैसे लोगों की मदद करते हैं या फिर एक्सीडेंट क्यों होते हैं? बिल्कुल ठीक आपका सवाल है मैम। देखें, बेसिकली एक्सीडेंट की जो बुनियादी वजह है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि कवानीन की खिलाफ वर्जी। अच्छा। नंबर 1 ये कि रॉन्ग वे इस्तेमाल,
ओके। नंबर 2 ये फास्ट ड्राइविंग फास्ट या ड्राइविंग, फास्ट रेसिंग हाँ, या मोटरसाइकिल जो है वो कम उम्र बच्चे ज्यादा चला रहे सही। होते हैं। थर्ड ये है कि विलिंग, वन व्हीलिंग जो करते हैं और लड़के, बहुत बच्चे जो इम्पोर्टेंट करते चीज हैं। ये है कि हाँ। जो मुख्तलिफ रोड्स वगैरह हैं वो टूट फूट का शिकार है। हम्म, थर्ड ये है कि पेडिस्टर ब्रिज की किल्लत हम्म, इस पूरे खास तौर पे कराची में पेडिस्टर ब्रिज बहुत नायाब है, हम्म, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो हादसा का सबब बन होते हैं। मैंने रिसर्च करी थी अभी मास्टर लेवल पे, तो तकरीबन 1 साल की मेरी रिसर्च प्रोजेक्ट था, तो इसमें जो है वो मैंने रिसर्च अपनी पूरी करी थी ट्रैफिक हादसा की वजूहात वगैरह। तो आपको लगता है ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं? बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि आपने क्रिमिनोलॉजी में मास्टर्स किया है, व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी? क्रिमिनोलॉजी, देखिए मैंने क्रिमिनोलॉजी ये बताना चाहता हूँ पहले कि मैंने इसको चॉइस क्यों किया, हाँ, फिर क्रिमिनोलॉजी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, why you मैं chose this 2000 subject? यस बिल्कुल 2016 से पहले जो है वो मैंने इंटर पास किया हुआ था। ओके। 2015 में आपको पता है कि कराची में अगर बाहर निकले और मोबाइल स्मार्टफोन लेके जाएं तो क्या होता था 2015 में? हाँ, बहुत ज्यादा नहीं, वो तो आपको पता है, ये बहुत तो ज्यादा क्राइम्स उरूज पे थे। हाँ, you can तो say that. मेरी ये ख्वाहिश थी कि कोई डॉक्टर बन रहा है तो कोई इंजीनियर बन रहा है तो कोई सिविल बन रहा है तो कोई सर्जन बन रहा है। In तो fact, कोई कुछ बन रहा I है। interrupted you. 2015 में मेरा फोन भी स्नैच होने से मैंने खुद बचाया था. You won't believe that. So carry on. तो कहने का मतलब ये है कि मैंने माशरे में उस वक्त जो सबसे ज्यादा अहमियत महसूस करी वो मैंने करी क्राइम, कि इस पे कोई काम करना चाहिए। Okay. और मैंने फिर भाई से मशवरा किया, भाई ने मुझे सजेशन दी कि क्रिमिनोलॉजी इज द बेस्ट सब्जेक्ट इस आपका जो शौक है हाँ, उसके लिहाज से। मतलब उस वक्त जो तुम फील कर रहे थे, बिल्कुल, कि माशरे में सबसे ज्यादा मुश्किलात क्या हैं। जब Okay. टीवी देखूं फला 2 बंदों का इंतकाल हो गया, फला 3 बंदे जहां भाग हो गए, फला 2 बंदे हलाक हो गए, फला ये हो गया, फला वो हो गया, तो मैंने बोला ये सब्जेक्ट मुझे लेना तो चाहिए। इसलिए आपने ये बिल्कुल। सब्जेक्ट कि जो है चूज किया। उसको रोका जाए। तो फिर कुछ रोका आपने? बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि माशरे में फिर मैंने जब क्रिमिनोलॉजी लिया तो तकरीबन 4 साल मैंने पढ़ा। उसी में जो है सोशल साइंटिस्ट का सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी में ग्रेजुएशन किया फर्स्ट डिवीजन से, और मास्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डिवीजन से किया मैंने। उसके बाद यानी कि जब मैंने पढ़ा तो मैंने अपने माशरे में इर्द गिर्द ये महसूस किया कि जो बच्चे मैट्रिक कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं या ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो वो अपना वक्त ज्यादातर मोबाइलों में इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, या ज्यादातर उनको बेहतर सोशल साइंटिस्ट की किल्लत है, इस वजह से वो कामयाब नहीं हो रहे। इसकी बड़ी वजह ये तो नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा जी हूँ, जी। या अगर मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे, जैसे ये इदारे हुए स्कूल कॉलेजेस, बिल्कुल ये पढ़ा रहे होते हैं लेकिन ये सोशल साइंटिस्ट रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये फीसें ले रहे हैं, वो तो इनको पढ़ा रहे हैं, obviously- लेकिन बुनियादी उनको ये नहीं सिखा रहे देखिए कि मेरी उनको- बात सुने आप, मतलब इस तरह से हम स्कूल कॉलेजेस को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आप न्यूट्रल होके बात करते हैं ना, है यासर? क्योंकि देखिए आप जो हैं, आप स्कॉट में है ना, तो आपके अंदर एक जज्बा था, दैट्स व्हाई यू चूज दिस। तो अगर आप स्कूल या कॉलेजेस की बात करें तो हम डायरेक्ट उनको कुछ नहीं बोल सकते ना, हम नहीं, उनका भी अपना बड़ा पॉजिटिव, उनका बहुत पॉजिटिव एक हाथ है। बिल्कुल, इसमें तो कोई हाँ। शक नहीं है। आप मैंने अभी बच्चे की मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी गया था तो मैंने खुद वहाँ में बात कर रहा था, तो मैं जो कहना चाह रहा था, मैंने कहा कि आप लोग जो है इतना सब कुछ करते हैं तो किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से बच्चों की काउंसलिंग कराएं। हाँ, और कैरेक्टर बिल्डिंग पे बात हाँ, करें। बिल्कुल। कैरेक्टर बिल्डिंग ये पे हम एक और चीज ऐड करवा सकते हैं कि आप बच्चों की काउंसलिंग करें कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। तो कहने का मतलब मेरा हाँ। ये है कि माशरे में फिर इस तरीके से मैंने वर्क किया कि माशरा एक बेहतर बने, माशरा फिर बेहतर बने, फिर माशरा बेहतर बने, और फिर क्रिमिनोलॉजिस्ट के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ मैंने वर्क किया फिर इस तरीके से, यानी कि जो है वो क्रिमिनोलॉजी, आपने सवाल किया कि क्रिमिनोलॉजी है क्या। बिल्कुल। बेसिकली क्रिमिनोलॉजी ये है कि जो क्राइम है हाँ, वो क्राइम उसे कहते हैं कि 2 लफ्ज हैं क्रिमिनोलॉजी। क्राइम उसे कहते हैं कि कोई भी ऐसा अमल जो कवानीन की खिलाफ वर्जी की जाए वो क्राइम है, वो जुर्म है, उसको तोड़ दिया ये जुर्म है। हाँ। अब लॉजी का मतलब ये होता है कि उसके बारे में जानना कि उसने जो तोड़ा वो क्यों तोड़ा, सोशलॉजिकल तोड़ा, साइकोलॉजिकल तोड़ा, बायोलॉजिकल तोड़ा, फिर उसके ऊपर काम करना कि उसको रोका किस तरीके से जा सकता है, फिर उसके बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है। तो ये यानी कि जो है वो क्रिमिनोलॉजी है कि
उसको रोका कैसे जाए, उसके लिए स्ट्रेटेजी कैसे ओके, नाउ यू जस्ट टेल मी कि आपने ये जो गले में स्कार्फ पहना हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मकसद है? देखिए, स्काउटिंग में ये जो स्कार्फ है ये बुनियादी टूल है। अच्छा, बुनियादी टूल इसलिए है कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है हाँ, तो सिंपल ड्रेस में भी इसकी बहुत अहमियत है। ओके, उसकी अहमियत ये है कि ये अगर आप इसको खोल लेंगे तो ये तिकोनी पट्टी बन जाएगी। बिल्कुल सही। यानी कि अगर जैसे हम रोड पे जा रहे होते हैं, कोई हादसा हो जाता है तो ज्यादातर हादसा से इंतकाल नहीं होते, लेकिन ब्लडिंग ज्यादा बह जाने की वजह से, फर्स्ट एड बर वक्त न मिलने की वजह से उनका इंतकाल होता है। ब्लीडिंग को जो है ऑन द स्पॉट रोकने के लिए ये है। ये अगर हड्डी टूट जाए तो ये गले में डाल दिया तो तिकोनी पट्टी बन जाएगी, इसकी नोट्स लगा दी तो। ओके, और ब्लडिंग पहली मर्तबा बहुत ज्यादा अच्छी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है हमजा। ये यहाँ की अगर हड्डी टूट जाए तो आप इस तरीके से बांध देंगे तो ब्लडिंग भी रुक जाएगी और ये पूरा इस तरीके से बुनियादी जो है वो टूल है, बुनियादी टूल है स्कार्फ। और फिर आपने देखा कि अभी चेजअप में आग लगी तो एक स्टूडेंट का इंतकाल हो गया यूनिवर्सिटी जो है। उसके अलावा मुख्तलिफ इमारतों में आग लग रही है और बहुत सारे इंतकाल कर रहे हैं। तो अगर इनके इमारत में आग लग गई तो ये बाकायदा रोप होती है और आप इसको जितना खींच लें ये खिंचेगी नहीं, ना टूटेगी। बिल्कुल। अच्छा। और दूसरा स्कार्फ आपने बांधा ऊपर से जो है बासानी लटक के नीचे आ। ओके ओके, वाओ, दैट्स वेरी गुड। तो ये स्काउट में और ये इमरजेंसी रिस्पांस इंस्ट्रक्टर और ये रेस्क्यू में जो है वो बुनियादी टूल कहलाता है स्कार्फ। हमजा, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अब आते हैं सर की तरफ। सर ये बताएं मुझे, आपको माशाल्लाह से इस फील्ड में इतना अरसा हो गया, कभी आपको जिंदगी में ये लगा कि अगर मैं ये ना होता तो मैं कुछ और होता, या आपको यही लगता है कि मुझे यही बनना था? देखिए, आपने बड़ा अच्छा, बड़ा टची सवाल किया है। मैंने कहा क्योंकि शो बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा था। नहीं, उसमें देखें हर इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाता है तो उसकी ख्वाहिशें मतलब उसी तरह से होती हैं। डिफरेंट फेजेस आते रहते हैं तो चेंज होता रहता है इंसान। फेजेस आते रहते हैं। हाँ। तो यकीनन जब मैं छोटा था और मैं देखता था, मेरी बड़ी बहन जो थी वो MBBS करना चाहती थी। हाँ। बहरहाल तो हमारे जहन में भी यही था कि यार हम या तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हाँ, वो बचपन से एक ही वो होता है। आपको पता है कि 80s में जो दौर चल रहा था वो यही था। लेकिन उसके साथ साथ जो हालात होते हैं ना, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ आप कुछ भी चाहें वो आपकी नेक ख्वाहिशात अपने लिए होती हैं, लेकिन हर चीज डिजाइन होती है। बिल्कुल, आपके मुताबिक नहीं होती। आपके मुताबिक नहीं अल्लाह होती। जो चाहता है वही होता है। वही होता है फिर भरला। लेकिन मेरे जहन में हमेशा ये था कि मेरे वालिद भी कहते थे, मामू भी, सब जो हमारे बुजुर्ग बैठते थे कहते थे यार देखो तालीम जरूर हासिल करना, अगर तुमने तालीम कहीं छोड़ दी तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। तो ये जरूर था कि मैंने ये किया कि मेरे जहन में अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज मतलब डाल दी कि मैंने कहा कि यार मैं कुछ भी करूंगा, मैं एजुकेशन जरूर लूंगा। सही। और फिर यही हुआ कि देखें मैं मतलब मैट्रिक के बाद ही कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने खेल के जरिए जॉब लगा दी। हालांकि जब हम खेला करते थे तो हम 7 डेज जॉब पे नहीं जाते थे। सुबह और शाम सिर्फ हमारी प्रैक्टिस ग्राउंड पे होती, दिन में खाली होता था। तो मैं ये कहता था कि यार जो दिन का टाइम खाली है इसको किसी तरह से यूटिलाइज करो। तो मेरे जो मतलब जूनियर यहाँ पे नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो वो इस चीज को फॉलो करें कि अपना टाइम जो है, देखें वक्त जो है बड़ा कीमती है, उसको जाया ना करें, क्योंकि हर चीज की कीमत होती है, वक्त की कोई कीमत नहीं होती। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर आज आप वक्त की कदर नहीं कर रहे हैं तो कल वक्त आपकी नहीं करेगा। तो मैंने जो है जो भी मैं पढ़ता रहा, आप देखें मैंने मैट्रिक के बाद मेरी जॉब लग गई, खेलने की खेलता रहा। मैंने उसी दौरान BCom किया जामिया मिलिया कॉलेज से, खेलता भी रहा मैं। फिर मैंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, पहले मैंने IB में एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ का सिस्टम ऐसा था कि मैं चूंकि खेल के लिए जाता था तो मेरा एक सेमेस्टर जो था उसमें असाइनमेंट में सबमिट नहीं कर सका। तो जब मैं गया मैंने कहा मेरा असाइनमेंट अभी ले लें, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, यहाँ नहीं होगा, अगर आपको करना है तो कहीं और आप और चले जाएं। तो बहरहाल फिर मैंने इकोनॉमिक्स में कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। बहरहाल अल्लाह का शुक्र मैंने वक्त ज़ाया नहीं किया। बताने का मकसद ये कि मैंने मतलब MA इकोनॉमिक्स किया, फिर MA इंटरनेशनल रिलेशन किया, फिर LLB किया। अब लोग मुझसे बात कहते हैं यार कि आप कमेंटेटर हैं, प्लेयर हैं, आप जर्नलिज्म कर रहे हैं। फिर मैंने उसी के साथ जर्नलिज्म की। 2009 में मैंने बैंक तो सर कोई ऐसा काम रह गया जो आप सोचती हैं कि मैंने ये नहीं किया? इतना सब कुछ तो कर लिया आपने। नहीं मतलब बहुत सी चीजें खुद ही ऐसी आ जाती हैं जो फिर हमें करनी पड़ती है। लेकिन ये कि देखें वही जो मैंने कहा ना, हर चीज डिजाइन होती है, लेकिन समझदारी और अक्लमंदी ये होती है कि जो सरकमस्टांसेस हैं उसमें रहते हुए आप बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। तो ये हर
हर इंसान को फोकस करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे बच्चे सुन रहे हैं या जो भी सुन रहे हैं, आदमी को अपनी ज़िंदगी में एक टारगेट ज़रूर रखना चाहिए, उस पे कंसंट्रेट करना चाहिए, उसको फोकस करना और चाहिए, उसके लिए काम करें, उसके लिए काम करना और चाहिए, अल्लाह खुद ही रास्ते और बना फिर देता अल्लाह है। ताला जो है खुद ही देखें, जब आप नेक नियति से किसी अमल में शामिल होंगे, चाहे वो अपने लिए हो या दूसरे की बेहतरी के लिए, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद ऐसे रास्ते बनाता है। आप बिलीव करें कि हम मतलब ये कि मैं खुद बाज़ औक़ात सोचता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने कैसे इस तरह से कर दिया। अच्छा, एक चीज़ तो ये है, दूसरी चीज़ ये है कि ये सब के सीखने की है कि अगर आपकी जितनी कैपेबिलिटी है या आपकी जो कैपेसिटी है, लेकिन यार साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये नहीं होता कि जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ने ये क्यों किया, लेकिन वो हमारे लिए बेहतर होता है, बेहतर होता है। देखें, बेहतरीन होता है। अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मतलब मसलहत होती है। हाँ। अब लोग उससे परेशानी भी लेते हैं, लेकिन बहुत सी हाँ। दफ़े ऐसा होता है कि वो आजमाइश होती है। उस आजमाइश में अगर आप मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करें और अल्लाह ताला से एक जुस्तजू लगा के रखें और उसकी रजा पे अगर आप राजी रहें और नेक नियति से आपका जो टारगेट है, आपका जो फोकस है, उस पर कंसंट्रेट करें। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था कि इंसान को मतलब पॉजिटिव होना चाहिए हर एक के लिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो आपको अगले के अंदर, मैं वही बात इस बच्चे के लिए कर रही थी, इसकी इतनी उम्र नहीं है बट ही डिड सो वेल और इसने इतना कुछ किया है। बिल्कुल, बेशक ये खुद पॉजिटिव है, इसको हर बंदा पॉजिटिव लगता है। जो मैं समझती हूँ जो आप होगे आपको अगला बंदा वैसा लगता है। तो मैं भी जब भी कहीं जाता हूँ मैं यही कहता हूँ, जाहिर है हमारे जूनियर बच्चे घर में सब सुन रहे होते हैं, इंसान को जो है ना, देखें हर चीज का अब बड़ा आसान होता है, किसी पे आप किसी के लिए कुछ भी कह दें, लेकिन हर इंसान को हर चीज का रोशन पहलू देखना चाहिए। नेगेटिविटी नहीं देखें, नेगेटिव तो हर इंसान देख लेता है, लेकिन आप में इतना शऊर और इतना हौसला होना चाहिए कि आप आजकल पॉजिटिव चीजों को हाईलाइट करें। इंटरप्टेड यू, लोग ये कहते हैं ये बंदा यहाँ तक कैसे पहुंचा, उसकी पूरी जर्नी होती है, वो कब से मेहनत कर रहा होता है, वो अब आके यहाँ पे अगर किसी जगह पे है तो वो अपनी मेहनत की वजह से है। लेकिन खैर ये एक सोशली बातें हैं, हम इसमें पढ़ेंगे तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो मेरे जो शो का जो वक्त है वो खत्म होने जा रहा है, लेकिन जाने से पहले हमारी यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल अपनी जो नई जनरेशन है, जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि नेक नियति के साथ आप सबसे पहले तो अपना टारगेट मुकर्रर करें, अपने बुजुर्गों के साथ बैठ के या आप खुद एक टारगेट मुकर्रर करें, कंसंट्रेट करें, फोकस करें। लेकिन शॉर्टकट जो है वो कभी कामयाबी का जरिया नहीं होता, और हमेशा पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको हर चीज़ जो है पॉजिटिव नज़र भी आएगी और पॉजिटिविटी के अंदाज से आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचेंगे अपने लिए, दूसरों के लिए, तो फिर नेगेटिव चीज़ें आएंगी। तो बी पॉजिटिव। और एक तो ये, दूसरे आपको जो है कूल माइंडेड होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए और आप में पेशेंस होना चाहिए। अगर आप में ये चीज़ें होंगी तो आप जो है न सिर्फ अपना नाम रोशन करेंगे, मुल्क का करेंगे, और दुनिया में मतलब ये कि आप सुरखरू होंगे और अपना टारगेट हासिल करेंगे। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। हमजा, आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूंगा कि दिल लगा के स्कूल पढ़ें, कॉलेज पढ़ें, यूनिवर्सिटी पढ़ें, लेकिन ये सब करने के साथ साथ एक छोटा सा मैसेज मैं दूंगा कि फनी हुनर के कोर्सेज जरूर हासिल करें, फनी महारत जरूर हासिल करें। फनी महारत आपको कैसे मिलेगी? ये एक गवर्नमेंट का इदारा है, नेफ्टेक, NAVTTC। ये गवर्नमेंट का पूरे पाकिस्तान में कोर्स करवाती है और उल्टा 3000 रुपए स्टाइपेंड देती है। उसके अलावा BBSYDPA, ये भी एक बोर्ड है जो ये कोर्स करवाती है, उल्टा आपको पैसे देती है। और ये हुनरमंद, जैसे कंप्यूटर का हो गया, IT का हो गया, इंजीनियर का हो गया, जो फनी महारत हैं वो सिखाती हैं। 3-3, 6-6, 8-8 महीनों के कोर्स होते हैं। उसके अलावा फेडरल सिविल डिफेंस है, वहाँ से मुख्तलिफ कोर्सेज कर लें जो आप बहुत हाई लेवल पे जो है इंशाल्लाह आपको जॉब वगैरह मिल सकेगी। कंप्यूटर्स के कोर्सेज रिलेटेड कर लें। अगर आपके पास अमाउंट नहीं है और आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं, जो आपका YouTube है उस पर तमाम कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं। आप YouTube से निकालें, कंप्यूटर का ये कोर्स करना है, वो कोर्स करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करना है, बहुत सारे कोर्सेज YouTube में ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे और आप एक कारामा शहरी बनेंगे और ऑफिस में जो है वो आपको बासानी जॉब मिल जाएगी। अपने अंदर जो है स्किल्स पैदा करें। थैंक यू सो मच मुबीन सर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा, आपने जम के और बड़ा
कॉन्फिडेंस है आप में। थैंक यू सो बड़ा मच। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। थैंक्स अल्लाह लॉट। ताला आपको भी तरक्की दे। नहीं, इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। खैर, थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।